दोस्तों आज हम आपका बोर्ड मीटिंग का डिस्कशन कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक जितना भी हम डिस्कस कर चुके हैं उसको दोबारा रिपीट कर कर मैं आपका और अपना समय वेस्ट नहीं करूंगा। आप दोबारा वीडियोस को देख सकते हैं, इस पर कोई लिमिट अभी नहीं है। आप क्लिक करें, देखें, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। 2 बार 3 बार भी देखा जा सकता है। बात करते हैं लास्ट 2 बोर्ड मीटिंग्स के बारे में, बोर्ड मीटिंग 3 एंड बोर्ड मीटिंग 4। क्या हमें ये जो वीडियोस बन रहे हैं क्या लंबे नहीं लग रहे कि बोर्ड मीटिंग के बारे में डिस्कशन चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं? देखिए, अगर साल में 4 मीटिंग होती है या उससे भी ज़्यादा होती है तो आपको वो प्रैक्टिकल समझ कैसे मिलेगी जब तक आप बोर्ड मीटिंग जो 4 हुई है 5 हुई है किसी एक रियल कंपनी की, उसके अंदर के कंटेंट को नहीं जानेंगे। आपने समझ लिया कि बोर्ड मीटिंग होती है, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे हुए, थ्योरेटिकल हो गया। बट उसके अंदर क्या क्या हुआ एक्चुअली में, तो ऑडिटर जाता है तो एक्चुअली में तो ऑडिटर भी नहीं देखता क्योंकि वो पास्ट में हो चुकी होती है। अगर मान लो 14 अगस्त 2014 को मीटिंग हो गई तो हम 31 दिसंबर 14 को जाएंगे, 31 दिसंबर मतलब दिसंबर में जाएंगे हम, तो हमारी जो पिछली मीटिंग हो रखी होगी वो हमारे सामने तो नहीं हुई होगी। तो जब हम प्रैक्टिकली भी जा रहे हैं तब भी हम देख तो मिनट्स ही रहे हैं, बट एक्चुअली में हम उसमें डिटेल में इनडेप्थ जाकर चीज़ें देख रहे हैं, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। तो देयरफॉर इस कोर्स का नाम प्रैक्टिकल स्टैट्यूटरी ऑडिट है। तो ऑडिटिंग में जितनी भी चीज़ें होती है उसमें प्रैक्टिकली जितना टाइम लगता है उतना ही डेप्थ में जाना, उतना ही समय हमें यहाँ वीडियोज़ में लगाना है ताकि ये कोर्स एक्चुअली में प्रैक्टिकली बने, एक्चुअली में प्रैक्टिकल बने। आप रियल में जाएंगे, रियल में आप पढ़ेंगे, रियल में सारी चीज़ें होंगी, ब्रीफिंग बनाएंगे, ये चीज़ें हुई है, तो वो माइंड आपका चलेगा कि हाँ इतना डेप्थ में तो हम पहले जानकर आए हैं, तो ये सब चीज़ें हम दोबारा कर सकते हैं। ये नहीं हमने सिर्फ सुना है क्लास में कि भाई बोर्ड मीटिंग होती है और जाकर एक्चुअली में देख रहे हैं अच्छा इसके मिनट्स भी होते हैं, मिनट्स में पढ़ना भी होता है, इतनी चीज़ें भी हो सकती है, वो पता ही नहीं। तो फिर वो प्रैक्टिकल कैसे होगा? इसके लिए जो लंबे वीडियोस बन रहे हैं इसका कारण यही है कि प्रैक्टिकली भी समय लगता है, महीना महीना ऑडिट चलती है, पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा तो समय तो लगेगा ही। तो इसके लिए आपको इनडेप्थ जानना जरूरी है और हम बोर्ड मीटिंग 3 में देखेंगे कि और कंपनी में क्या हुआ, ताकि आप स्टेज बाय स्टेज देख सकते हैं चाहे ऐसी ऐसी चीज़ें कंपनियों में हो सकती है। नई कंपनी में जाओगे नई चीज़ें होगी, अगली नई कंपनी में जाओगे नई चीज़ें होगी, पर चीज़ तो सेम है कि अच्छा मिनट्स मंगाएंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ है जानेंगे और ऐसे ऐसे जानेंगे, वो चीज़ तो सेम रहेगी ना। अब एक्चुअली में कंपनी के अंदर क्या है वो तो हर कंपनी का अलग कहानी होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे नई मीटिंग हो रही है वो भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो कहीं ना कहीं लॉजिक है कि इंडिया में इसके बोर्ड बैठता नहीं है, इसका बोर्ड बाहर बैठता है और जो इंडिया वाला बंदा है वो लीव ऑफ एब्सेंस मार्क करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट, तो ये जो आपके मिस्टर प्रकाश झा रावत हैं वो भी अमेरिका गए और अमेरिका में जाकर जो है मीटिंग कर कर आए। क्या बात है, क्या बात है, अमेरिका जाने का मौका मिला भाई, तो डायरेक्टर बने तो जाएंगे और बाहर की कंपनी है तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आप किसी बाहर की एमएनसी में काम करते हैं और टॉप पोजीशन तक पहुंचते हैं तो बाहर का आना जाना चलते रहेगा, हर साल जो है जाना पड़ सकता है। पिछले मिनट्स को ये कंफर्म कर रहे हैं, ये चीज़ आपने देखी रिपीटेटिवली हो रही है। दिस इज द प्रोसेस इन अ कंपनी कि जो पिछले मीटिंग्स में डिस्कशन हुआ है उसके ब्रीफिंग बन जाएगी जिसको मिनट्स बोलते हैं, और फाइलिंग से पहले सब लोग नेक्स्ट मीटिंग में अप्रूव कर देंगे, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को वो इंटीमेट कर दिया जाएगा कि ये मीटिंग्स हमारी हुई है। कुछ रेजोल्यूशन ऐसे होते हैं जो सबमिट करने जरूरी होते हैं, तो वो कंपनी सेक्रेटरी देखेगा या आप जब अपने सिलेबस में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ सबमिट करनी जरूरी है क्या नहीं है, तो उस फॉर्म में आप आरओसी को सबमिट कर सकते हैं। बट वो जो है आपका प्रैक्टिकल स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट कंप्लायंस होगा, वो एक अलग कोर्स बन जाएगा फिर। राइट, अभी तो हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं ऑडिटिंग में, तो ऑडिटिंग में तो इतना ही जानना बहुत है। इसके बाद आप देखेंगे कि अकाउंट ये ओपन कर रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका के साथ और जेपी मॉर्गन का क्लोज कर रहे हैं, तो इससे समझ में क्या क्या आता है भाई? एक तो है कि ठीक है एक बैंक अकाउंट खोला, एक बंद करा, जो खोला उसमें कुछ सिग्नेटरीज होंगे, उनको अप्रूव किया होगा कि आप लोग जो है साइन कर सकते हैं ज्वाइंटली, और जो बंद करा है उसमें आपने सबने कंसेंट दी होगी कि इसको आप बंद कर दीजिए। बट सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं इसमें बैंक ऑफ अमेरिका ने जेपी मॉर्गन का बिजनेस ले लिया, उससे बेटर सर्विस दे दी, उससे बेटर डील दे दी कि क्लाइंट ने जो है जेपी मॉर्गन का हटाकर बैंक ऑफ अमेरिका के साथ चले गया। इन्होंने जो है अपना ईईएफसी अकाउंट भी क्लोज कर दिया एक्सिस बैंक के साथ और नया ओपन कर लिया एचएसबीसी के साथ, देखोगे आप। तो यानी कि एक्सिस बैंक से एचएसबीसी ने बिजनेस ले लिया। ईईएफसी अकाउंट कौन सा होता है, अब ये सवाल आना चाहिए, जिससे कि आप और कंपनी के बारे में जान सकते हैं। ये वो अकाउंट होता है जिसमें कि अगर आपने डॉलर्स रखे तो वो डॉलर्स में ही रहेंगे, उतना ही डॉलर रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं होगा। मैंने $5,000 रख दिए तो $5,000 रहेंगे, रुपये डॉलर के फ्लक्चुएशन से वो $5,000 को फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा। तो अगर मुझे डॉलर में पेमेंट करनी है किसी को तो मैं उससे डायरेक्टली पेमेंट करूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। इसके कुछ चार्जेस लगते हैं क्योंकि कंपनी यानी कि जो बैंक है वो यहाँ पर रिस्क ले रहा है आपका फॉरेन एक्सचेंज को होल्ड करके, फॉरेन करेंसी को होल्ड कर रिस्क ले रहा है, क्योंकि कम ज़्यादा में बैंक को नुकसान हो सकता है।
तो यहाँ पर चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही कि अच्छा ऐसे ऐसी चीज़ें यहाँ पर करी जाती है। अप्रूवल फॉर वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम एचएसबीसी, तो एचएसबीसी ने नहीं सिर्फ ईएफसी अकाउंट दिया, बल्कि उसने वर्किंग कैपिटल लोन भी दे दिया। अब वर्किंग कैपिटल लोन भी जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, एक होता है वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन। जो डिमांड लोन होता है वो 40-50 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए दिया जाता है, जिसको बैंक कभी भी डिमांड कर सकता है, थोड़े समय के लिए दिया गया है, बूस्ट करने के लिए भी अपना काम वाम कर लो, जैसे ही पैसा आए हमें लौटा देना। और जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा उसके बाद बैंक की चॉइस है उसको दोबारा से कंटिन्यू करना है या वापस ले लेना है। पर वर्किंग कैपिटल जो टर्म लोन होगा वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिया जाता है और उसका जो है रीपेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट के थ्रू होती है। यहाँ पर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव करा है क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब पहले बीओडी अप्रूवल देंगे, कंपनी लोन ले सकती है और फिर ऑथराइज करेंगे कि इस लोन के डॉक्यूमेंट्स पर जिसको साइन करने हैं वो हमारे 2-3 बंदे कर सकते हैं। तो उस रेजोल्यूशन के तहत जो है वो बैंक में सबमिट होगा रेजोल्यूशन और फिर जो ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे वो करेंगे। 200 मिलियन कितना होता है? 200 मिलियन जो है 20 करोड़ रुपए होते हैं। तो कंपनी का टर्नओवर अगर 100 करोड़ से ऊपर है, तो टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है, कंपनी प्रॉफिट 10-15 करोड़ का कमा रही है, तो 20 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। क्योंकि रिपेमेंट उन्हें पता है कि भैया जब 100 करोड़ का टर्नओवर 10-20 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, 20 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, तो 20 करोड़ का लोन दे देते हैं और धीरे धीरे वो रीपे कर देंगे। तो ये चीज़ें होती है भैया, जिसके पास पैसा है उसी को लोन मिलता है, ठीक है ना। अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज गिवन टू अफिक्स द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। कंपनी की कॉमन सील किस पे अफिक्स करनी है उसके लिए पहले बीओडी ने अप्रूवल दिया, ऐसी किसी चीज़ पे आप नहीं लगा सकते हो। हाँ, और बहुत सारी कंपनीज में कॉमन सील आजकल होती भी नहीं है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्टैंप लगती है, साइन होते हैं। 2 डायरेक्टर्स के डेफिनेटली कम से कम साइन होंगे, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मतलब बीओडी जो है वो 2 से ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा लोग भी इसको साइन कर सकते हैं। सीएसआर जो है कमेटी हमारी पिछली मीटिंग में बनी थी, अब उस सीएसआर कमेटी ने पॉलिसी बना ली है, तो उस पॉलिसी को भी अडॉप्ट करना है या अप्रूव करना है, उसके लिए जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लगता है, तो वो भी बोर्ड रेजोल्यूशन में पास हुआ है। अगर सीएसआर कमेटी के लिए आप देखेंगे यहाँ पर 25 लाख रुपए तय करे गए हैं करीब करीब, तो अगर मैं 25 लाख रुपीज़ को डिवाइड कर दूं, अगर ये 0.02 है, 2% है, तो कंपनी का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 12.5 करोड़ होगा, मतलब 1250 लैक्स। अगर इसको 100 से डिवाइड कर दें तो 12.5 करोड़ प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने बताया 10-20 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसका 2% जो आ रहा है वो सीएसआर एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करने का तय किया गया है। साथ में जो है डिस्कशन करते हैं कि पिछली मीटिंग से इस मीटिंग में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा होता है, लाखों में होता है, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, ज़्यादा होता है थोड़ा सा, आप समझ सकते हैं। तो वो जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कंपनी जो है उससे और एक्टिविटीज़ करके जो है आगे बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो है उस एक्सपेंडिचर की जानकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होती है। छोटे मोटे एक्सपेंसेस की नहीं होती है, वो नहीं लेना चाहते, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर की वो लेना चाहते हैं। इसी के साथ बोर्ड मीटिंग कंक्लूड हो जाती है और फिर एक और नई बोर्ड मीटिंग होती है, वो 5 दिसंबर 2014 को होती है। आप देख सकते हैं किसी बोर्ड मीटिंग में 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं है, तो ये भी एक कंप्लाइंस आपको चेक करना होता है। जब आप ब्रीफिंग बना रहे हैं तो आप सारे कंप्लाइंसेस चेक कर रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो डिसीजन हुए और उसमें जो है जैसे यहाँ पर दे रखा है कि भाई MJT 14, CHG 1, CHG 4 फॉर्म भरा जाएगा। जैसे CHG 1 जो है वो चार्ज का फॉर्म होता है। जब बैंक कुछ लोन देगा, जैसे HSBC यहाँ पर दे रहा है, देखो यहाँ दे रखा होगा वर्किंग कैपिटल लोन, तो जिसका टर्नओवर प्रॉफिट अच्छा है उसको दे रहा है। 12.5 करोड़ का प्रॉफिट है, 20 करोड़ का लोन दे रहा है। रूपी टर्म्स में मिलियन लिखा हुआ है, डॉलर्स में नहीं है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, रुपये में कन्वर्ट कर लीजिएगा ताकि आप कंपैरेटिवली एनालिसिस कर पाएं। $200 मिलियन बहुत ज़्यादा होंगे, 200 मिलियन रुपीज़ उतने ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। 10 लाख रुपीज़ जो है 1 मिलियन होते हैं, तो 200 मिलियन हो गए करीब करीब आपका 20 करोड़ रुपीज़, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो ऐड कर दिए, तो आ गया 20 करोड़ रुपए। तो इतना टर्नओवर होने के बाद, तो ये प्रॉफिट होने के बाद तो लोन देते हैं, साथ में सिक्योरिटी भी लेते हैं। तो सिक्योरिटी जो लेंगे वो कंपनी के एसेट्स पर ले लेंगे और उसके लिए चार्ज फॉर्म फाइल होगा। ये जो चार्ज फॉर्म फाइल होता है, इसका जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि पहले फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म भरने के बाद जो है बैंक वाले डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, कंपनी वाले डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, दोनों के डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद उसको जो है सबमिट किया जाता है। उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि अगर मॉडिफाई करोगे तो डिजिटल सिग्नेचर रिमूव हो जाते हैं। ऐसी जो है PDF फाइल बनी होती है। इसके बाद जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने जो है नई बोर्ड मीटिंग को ऑर्गेनाइज करा है, और वो भी जो है USA में ही करी जाती है। तो ये भी USA में हो रही मीटिंग, अच्छी बात है। इसमें जो है प्रकाश झा रावत फ़ोन के थ्रू प्रेजेंट है, बट एक्चुअली में नहीं आ पाए, लीव ऑफ एब्सेंस है, नहीं आ पाए। एक मीटिंग में ज़रूर गए थे, वो साल में एक बार USA जाना उनका लगा रहता है। कोरम प्रेजेंट है। एक्सेप्टेंस जो है, रेजिग्नेशन जो है वो ले रहे हैं, ये किसी का थॉमस जी का जो है सेडलॉक का जो है डायरेक्टरशिप से रेजिग्नेशन ले रहे हैं। हो सकता है उन्हें कहीं और पर अच्छा काम मिल गया हो, या उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया हो, काफ़ी उनकी एज हो गई हो, तो उन्होंने जो है छुट्टी ले ली, वो छोड़कर जा रहे हैं। 1 दिसंबर 14 को रेजिग्नेशन लिया गया है, और ये जो रेजिग्नेशन है, ये जो रेजोल्यूशन एक तरह से एक्सेप्टेंस हुआ है, इसके लिए आप देख सकते हैं
कि इस रेजोल्यूशन को, जो भी डिसीजन होते हैं उसे रेजोल्यूशन बोलते हैं, तो इस डिसीजन को इफेक्ट करने के लिए रावत को ऑथराइज कर दिया, मिस्टर रावत को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है। क्योंकि आपको डायरेक्टरशिप में जो चेंज हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में MC21 में सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। कुछ रेजोल्यूशन के डॉक्यूमेंट सरकार को बताने होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बताने होते हैं, तो ये बताना जरूरी है और वो बताएंगे। बाकी जो है जनरल ऑथराइजेशन है वो भी इनको दे दिया है, प्रकाश झा रावत जी को दे दिया है कि भाई साइन वाइन करने हैं, E-फॉर्म करने हैं, डिजिटल साइन करने हैं, दिल्ली हरियाणा के आसपास, उन सब में आप कर सकते हैं। तो ऑथराइजेशन सब देते हैं, फिर उस ऑथराइजेशन के बेस पर एक बंदा एक्ट करता है। आपने देखा हर बोर्ड रेजोल्यूशन में हम कुछ चीज़ों के लिए कुछ लोगों को ऑथराइज कर रहे हैं, ये हमेशा चीज़ चलती जाती है, क्योंकि आप लाइफ टाइम के लिए किसी को ऑथराइज नहीं कर सकते, समझ रहे हैं, लाइफ टाइम के लिए ऑथराइज नहीं कर सकते। हाँ, 2 बंदे डायरेक्टर हैं, 2 ही अपना सारा काम कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं अपने आप को ऑथराइज कि हम 2 ही कर रहे हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा क्लोजली हेल्ड कंपनी हो जाती है। बट जैसे कंपनी बड़ी होती है, शेयर होल्डर अलग होते हैं, डायरेक्टर्स अलग होते हैं, तो कुछ चीज़ों के लिए ऑथराइज करते हैं, सिर्फ उसके लिए वो बंदा काम कर सकता है, उतनी ही पावर दी जाती है। साथ में उनको भी ऑथराइजेशन जो है तमाम एक्ट में दे दिया है। रीज़न ये था कि जो पहले CFO आए थे, आपने देखा होगा अगर आप कंटिन्यूटी में वीडियोस देख रहे हैं, तो जो CFO आए थे उन CFO को इन सब चीज़ों की अथॉरिटी दी थी कि इन एक्ट में अगर आपको पेपर साइन करने तो आप कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं जो है मैनेजिंग डायरेक्टर को ये वाली जो है ऑथराइजेशन नहीं दी थी, दिक्कत हो गई, उन्होंने कहा भाई मुझे भी दे दो आप, तो उनको भी दे दिया। साथ में जो है और कुछ बैंकों में अकाउंट खुलने हैं जो कि हमेशा खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, तो उसके लिए कुछ लोगों को ऑथराइज करा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली ब्रांच में इनका एक और बैंक अकाउंट है, उसके लिए उन्होंने बाहर के लोगों को भी ऑथराइज करा है। फिलिप कटिंग, माइकल ब्राउन, करूसो, कॉर्पोरेट कंट्रोलर। यूट्यूब में एक बंदे ने कमेंट में लिखा ये कॉर्पोरेट कंट्रोलर कैसे बनते हैं, ये भी जानना चाहिए भैया, एक नई चीज़ है। जब मैंने ये चीज़ पढ़ी और उसका कमेंट पढ़ा तो मैंने रिलेट करा, रहे ये चीज़ें तो थी, हो रही थी 2013 में हो रही थी, तब देखा ही नहीं कॉर्पोरेट कंट्रोलर जैसी कोई चीज़ें होती है। देखिए अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप सिंपल अकाउंटिंग जॉब में जाते हैं और उस अकाउंटिंग रोल में आप आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप CPA कर लेते हैं और प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं, ACCA वगैरह कर लेते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी की पूरी समझ होने के बाद आप उसके कॉर्पोरेट कंट्रोलर बन जाते हैं, जिसका काम अकाउंटिंग को देखना होता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थोड़ा ब्रॉडर सेंस में जो है काम करता है, बट जो कॉर्पोरेट कंट्रोलर है वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अकाउंटिंग पार्ट को कंट्रोल कर रहा है कि एंट्रीज कैसे फ्लो हो रही है, कैसे चीज़ें सिस्टम में आ रही है, उस चीज़ का जो है वो ज़्यादा चीज़ें जो है कंट्रोल में रखता है। ज़्यादा आप इसमें मेहनत करते हैं तो फिर आप कॉर्पोरेट कंट्रोलर से CFO ही बन सकते हैं, जो फिलिप कटिंग है CFO। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों को जो है ऑथराइज भी किया हुआ है कि भैया अब जो है इनमें से कोई 2 बंदे भी जो है साइन कर सकते हैं, एनी 2 ऑफ द पर्सन होल्डिंग पोजीशन इन द कंपनी लिस्टेड बिलो, कि MD है, CFO है, डिप्यूटी मैनेजर है, ये सब जो हैं ये साइन कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। अब इसमें ये नहीं सब साइन करेंगे, पर पता लगे भाई आपका अकाउंट HDFC में, उसमें भी आप किसी 2 के सिग्नेचर ले रहे हैं, तो भाई नहीं, HDFC में हो सकते हैं, उन्होंने बोला 3 लोगों को जॉइंटली साइन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए, इसमें बोल रहे हैं कि नहीं इसमें 2 लोग भी कर सकते हैं, तो हर अकाउंट के लिए स्पेसिफिक चेक होता है। नोटिंग ऑफ फाइनेंशियल्स फॉर द पीरियड 13-14, अब ये टैक्स पर्पज के लिए जो है 13-14 ईयर के फाइनेंशियल्स बनते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का ईयर होता है, तो उसके लिए जो है हमने एक नए अकाउंट्स बनाए, नए सेट ऑफ अकाउंट्स बनाए, उसकी अलग सर्विस के पैसे आए। तो CA कैसे कैसे काम ले रहे हैं, अच्छा आपको ये भी करना है, हमारी टीम कर देगी, अगर वो अलाउड है तो हम कर देंगे, हमारी कोई पैरेलल दोस्त वाली जो कंपनी है जिसमें हम कोई पार्टनर डायरेक्टर नहीं है उनसे करवा देंगे, तो सर्विसेज सारी दे देंगे, रेवेन्यू सारा ले लेंगे। नोटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ये तो हर बोर्ड मीटिंग में जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है उसका डिस्कशन हमेशा होता है, नोट करते हैं अच्छा इतना खर्चा हमने करा है मोटा कंपनी के लिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मोटा खर्चा होता है, तो उसको नोट करना जरूरी है। कोई बड़ा लोन लेना है या कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई एसेट में परचेज करना है, तो उसका कहीं ना कहीं जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा नोटिंग लेते हैं। किसी बंदे को अपॉइंट करना है, कोई जा रहा है, कई कंपनी में कोई मेजर डिसीजन और लेना है, तो वो सब चीज़ें जो है बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होती है। ओवरऑल व्यू आपको पता लगा कंपनी की जो डायरेक्शन है, जिससे आप देख सकते हैं अच्छा कंपनी इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है 13,622 का, यानी कहीं बाहर से सामान आता होगा तभी डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट दे रखी है। 70 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आगे करीब करीब 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, 9 लाख रुपए की एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करी, फिक्स्ड एसेट्स में, उससे वो जो है अपने ऑपरेशंस को और बढ़ाएंगे। अब क्योंकि इसका सामान बनकर बाहर जाता है तो हो सकता है कुछ मशीन की चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होकर आ रही हो, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, जो फिक्स्ड एसेट में कैपिटलाइज हो, उस पर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ये सब चीज़ें जब आपने देखी तो पता लग गया अच्छा एक कंपनी में ये सब चीज़ें तो होती ही होगी और ये आपको हमेशा देखने मिलेगी। अब यहाँ तो 4 बोर्ड मीटिंग थी, हो सकता है कहीं पर 10 हो 12 हो, तो इतनी सारी मीटिंग्स होती है, कहीं ना कहीं वहाँ पर सारी चीज़ें पढ़कर उसको समझना आसान नहीं होता है। तो जितना जितना चीज़ें बढ़ती जाएगी उतना उतना चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएगी,
और इसीलिए बड़े क्लाइंट्स की जब ऑडिट करते हैं तो उसमें फ़ीस भी ज़्यादा होती है और फर्म्स भी जो है ज़्यादा बड़ी आती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टेक्निकल दिमाग लगता है, वहाँ पे ज़्यादा समय देना पड़ता है चीज़ों को एनालाइज करने में, और एक बड़े स्केल पर ऑपरेशन होता है। बट वहीं अगर छोटी कंपनियों के ऑडिट में जाते हैं जिसका ज़्यादा टर्नओवर नहीं है, जैसे ये तो बड़ी कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग है ये तो, बट अगर कोई सर्विस एंटिटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ट्रेडिंग एंटिटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10 करोड़ का टर्नओवर ट्रेडिंग में है, तो उसमें तो कुछ प्रोसेस नहीं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एम्प्लॉइज़ है, 10-15 एम्प्लॉइज़ हैं, काम चल रहा है, तो वो ज़्यादा बड़ी कंपनीज नहीं होती, तो वहाँ तो फटाफट आप ऑडिट कर सकते हो। बट ये बड़ी कंपनीज में जो है, जहाँ पर करीब करीब जो है आपका 30-40-50 लोग जो हैं आपके वाइट कॉलर हैं, उसके बाद फिर आपके बहुत सारे वर्कर्स हैं पेरोल पर, फिर कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, जो प्लांट में आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर चीज़ें बढ़ जाती है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, और टर्नओवर 100 करोड़ इससे ज़्यादा होता है, तो फिर चीज़ें जो है एक तरीके से करनी पड़ती है। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको 2-3 चीज़ें छोटी छोटी और बता रहा हूँ, जैसे कि डायरेक्टर्स में चेंज हुआ, आपने बोर्ड मीटिंग से देखा, तो उस डायरेक्टर का चेंज का क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में आप चेक करेंगे प्रेजेंट डायरेक्टर्स क्या है, क्या उसको अपडेट कर दिया, जो डायरेक्टर कंपनी के चले गए वो क्या आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बताया, एमसी को बताया, वो आप एमसी की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से आप क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे अपने ऑडिट प्रोसीजर में, और ये उनसे जो है लिस्ट ले लेंगे कंपनी के लेटर हेड पर कि इनके जो है प्रेजेंट डायरेक्टर्स कौन कौन है, कौन सा रिजाइन हुआ, कौन सा गया। यहाँ पर हमने एक्सेल में चीज़ें डालकर दिखाई है आपको, बट एक्चुअली में कंपनी से डॉक्यूमेंट भी तो लिया है, क्योंकि ये सबसे टॉप लेवल चीज़ें ओरिजिनल नहीं दिखा रहे, बट सारी ओरिजिनल चीज़ों की बातें एक्सेल में डाली हुई है, वो सभी दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली जो कंपनी में हुआ है। इसी के साथ जो है आपका बोर्ड मीटिंग के बारे में डिस्कशन कंप्लीट हुआ, एजीएम मिनट्स वगैरह क्या होते हैं, जिसको पढ़ने के बाद कंपनी का एक बहुत अच्छा ओवरव्यू आपका बन सकता है। अगर कंपनी लिस्टेड है या कंपनी बहुत बड़ी है, तो उसकी पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आप रीडिंग कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, जिसमें मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस का पैरा होता है। जो मैंने अपना एक्सेल का कोर्स लॉन्च करा है, उसमें 5 केस स्टडीज दी है। उसमें एक केस स्टडी है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएं, उसके लिए पूरा मैंने आपको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल कर दिखाई है, एनुअल रिपोर्ट खोल कर दिखाई है। उसमें मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में क्या क्या होता है थोड़ा बहुत उसमें समझाया है, पूरा डेटा ट्रायल बैलेंस से लेकर लिंक कर कर कैसे नोट्स टू अकाउंट में चीज़ें आती है, वो सब समझा कर जो है आपको प्रैक्टिकली डेटा शेयर करा है कि आप खुद भी घर पर कर सकते हैं, और मैंने तो कराया ही है, तो जो मैं करा रहा हूँ वो आप खुद करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो स्किल्स अपने अंदर आप डेवलप कर पाएंगे। तो वहाँ से आप ज़रूर सीखिएगा एक्सेल 0 से मास्टरी लेवल तक का, एडवांस लेवल तक का, एंड दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन एनी जॉब इन कॉमर्स। वो आना ही चाहिए। मैंने भी तो अभी एक्सेल ही खोला है, अब एक्सेल में ऐसे मैंने शिफ्ट कर लिया, देख रहे हो आप, ऐसे मैंने शिफ्ट कर लिया, बड़ा छोटा कर लिया, ये चीज़ें मैंने फटाफट रिप्लेस कर दी। वो टेक्निक्स होती है, वो चीज़ें आप तभी जान पाओगे जब एक्सेल आपको आएगा। यहाँ हम ऑडिटिंग कर रहे हैं, एक्सेल आपको सेपरेट कोर्स में सिखाया है, जो कि आप learnzup.com से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप ले लीजिए, लर्नज़अप से ले लीजिए, एप्लीकेशन आ रही है, वेबसाइट आ रही है, और उसके बाद वो चीज़ करने के बाद आप में और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा कंप्लीट करने के बाद, आप मांग सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते मिलते हैं। जय हिंद एंड बाय बाय।